व्हाट इज़ केमिस्ट्री? अगर आपसे कभी ये सवाल पूछा जाए तो आप उसका जवाब क्या देंगे? केमिस्ट्री इज़ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड. द स्टडी ऑफ elements and their compounds is called chemistry. एक छोटी सी डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आए. तो स्टडी हम करें किसी एलिमेंट का है, एलिमेंट्स की स्टडी करें या उनके कंपाउंड की स्टडी करें, इसको हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में. अब अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हों. substances which are made of same type of atoms are called elements. एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हों, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स. तो देखिए, अगर हम केमिस्ट्री को समझना है तो हमको पहले एलिमेंट्स को समझना है, क्योंकि कंपाउंड्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं. अगर कोई हमसे पूछे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब है substances which are made up of two or more elements are called compounds. मतलब सीधी सीधी ये बात है कि अगर केमिस्ट्री का मतलब स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स है, और एलिमेंट्स वो हैं जो एटम से मिलकर बने हैं, और कंपाउंड जो हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं. तो ले देकर अगर हम देखें तो केमिस्ट्री के बेस में क्या है? अगर हमसे कोई पूछे बेस ऑफ केमिस्ट्री, तो बेस में है हमारा एटम. और जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. एक्चुअली वो उतना बेसिक नहीं है जितना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है. अगर हमें केमिस्ट्री को समझना है तो केमिस्ट्री की पहली लाइन क्या होगी? केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we study elements and their compounds. About elements and their compounds. एलिमेंट क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते वगैरह, यही केमिस्ट्री है. और अगर हमको केमिस्ट्री को जानना है तो हमको एलिमेंट्स को जानना है, कंपाउंड को जानना है और एलिमेंट को जानना है. अगर कंपाउंड्स को जानना है तो एलिमेंट को जानना है, एलिमेंट को जानना है तो एटम को जानना है, और एटम को जानना है तो केमिस्ट्री के बेस को जानना है. तो एक्चुअल में ये सबसे बेसिक चैप्टर है
दिस चैप्टर शुड बी चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मेरा ये नज़रिया है, बाकी मैं दुनिया की नहीं जानता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री में जब पहले ही चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह दुनियादारी हमें आप सिखा रहे हो, उससे पहले का बेस सिखाओ हमको। पहले हमें चैप्टर 1 पढ़ाओ, फिर हमें चैप्टर 2 पढ़ाओ। लेकिन खैर जो है सो है। तो ये हमारा शुरुआती टॉपिक बहुत ज़रूरी था, ये समझाना कि क्यों ये चैप्टर केमिस्ट्री का नंबर 1 चैप्टर है, पहला चैप्टर है। अच्छा, नोट्स बनाते चलिए। पूरा उतारते चलिए, जो भी बोर्ड वर्क है आपके लिए बढ़िया। आप भी कलरफुल कॉपी बनाइए, कलर्स का इस्तेमाल करिए, अलग अलग कलर, ब्लू ब्लैक में मेन लिखिए, बीच बीच में हेडिंग के लिए रेड है, ग्रीन है, तमाम कलर यूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम में तो ब्लू ब्लैक यूज़ करना है, लेकिन अपने नोट्स को खूबसूरत बनाओगे अच्छा लगेगा, है ना। जैसे आप लोग खुद के लिए चाहते हो कि आप खूबसूरत लगो, तो वो ठीक है, अच्छी बात है आपका अपीयरेंस, लेकिन आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी जब आपके नोट्स खूबसूरत होंगे। जब खूबसूरत होंगे तो पढ़ने का दिल करेगा, दिल करेगा तो मन लगेगा जिस काम में, वो चीज़ याद की नहीं जाती है, याद हो जाती है। आप पढ़ते जाओगे, आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। अच्छा, सवाल कोई मन में हो, आप यहाँ पर क्लास के दौरान चैट करके पूछ सकते हो। अगर कोई बड़ा सवाल है तो चैट में नहीं बात बनती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आओ, उस पर आप वॉइस मैसेज, अगर ऐसी चीज़ है जो टेक्स्ट मैसेज में आ सकती है देन इट्स ओके, लेकिन अगर पूरा अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से समझना है तो अपना वॉइस मैसेज छोड़िए और परेशान मत होइए, मैं उसको देख के आपको जवाब उसका भेज दूंगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी को इंटेलिजेंटली यूज़ करिए, स्मार्टली यूज़ करिए। अच्छा, अब मैं चीज़ों में आगे बढ़ता हूँ। इसके पहले मैं इस चैप्टर की उस पे आऊँ, मेन चीज़ पे आऊँ, तो देखते हैं कि इस चैप्टर में असल में हमको पढ़ना क्या है। देखिए, पहली बात तो जब अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो ज़रा हम एटम की एक डेफिनीशन पहले पढ़ लें। देखिए, एटम जो है ग्रीक वर्ड एटोमियों से मिलकर बना है। अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो आप निकाल लो। मैं चाहता यही हूँ कि बिल्कुल वही चीज़ एटोमियों से मिलकर बना है। एटोमियों का मतलब होता है, इसकी मीनिंग होती है अनकटेबल और इनडिविजिबल। ये बात बताने वाले थे जॉन डेल्टन, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले हम आज की मॉडर्न डेफिनेशन व्हाट इज़ एटम वो हमको जानना है। तो देखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस का मैटर है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस which can exist independently or not and take part in chemical reaction without
डिकम्पोजिशन। कुछ बातें अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री के बेस पे जाएं, केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स को, और कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट एटम से मिलकर बने होते हैं, एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इतना हमको केमिस्ट्री के बेस में हम आ गए। तो डेफिनेशन को देखिए, एक तो वर्ड का मतलब बता दिया, एटम बना है एटोमियों से, जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अनकटेबल, इनडिविजिबल, जिसको तोड़ा ना जा सके। बट एक्चुअली नाम तो गलत हो चुका है। एटम का जो मतलब दिया गया है एक्चुअल में तो वो उसका मतलब है नहीं, क्योंकि एटम को तो तोड़ा जा सकता है। एटम इज एक्चुअली डिविजिबल। उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं, पहले ये माना जाता था कि एटम इज ए स्ट्रक्चरलेस एंटिटी। ठीक है, तो पहले ये हम अपनी मॉडर्न डेफिनेशन में आए कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट, या तो वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली या नहीं कर सकता है। जैसे आपका गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये बहुत इनर्ट मेटल्स हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, या इनर्ट गैसेस हैं, वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। देखिए एलिमेंट्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो कौन कौन से हैं एलिमेंट्स, मैं कुछ लिखता हूँ। जैसे आप एक गोल्ड लिख लीजिए, प्लेटिनम लिख लीजिए, और ये इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, दो चार और आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट रह सकते हैं। मतलब ये कि गोल्ड को अगर आप दुनिया में ढूंढोगे तो आपको कहीं चट्टानों के बीच में गोल्ड मिल जाएगा, वो प्योर गोल्ड होगा, क्योंकि गोल्ड बहुत कम रिएक्शन करता है, तो किसी के साथ जुड़ता नहीं है। प्लेटिनम भी आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, और ये इनर्ट गैसेस भी अकेले रहती हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं करती हैं। लेकिन बाकी ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है। हमने कहा भैया हाइड्रोजन को ढूंढो, हाइड्रोजन एटम ढूंढो, कहीं मिला ही नहीं हाइड्रोजन एटम। हमने ढूंढा, बोला H2 मिलता है हमको, H2 वो मॉलिक्यूल है, वो एटम की फॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, दो H आपस में जुड़े हैं। अच्छा, फिर H को ढूंढा, कहीं पे मिला HCl की फॉर्म में, H मिला लेकिन साथ में Cl जुड़ा है, H के साथ H जुड़ा है, H के साथ Cl जुड़ा है, H2O, H के साथ O जुड़ा है, H2SO4, H के साथ S जुड़ा है, O जुड़ा है। आप ऐसे बहुत सारे कंपाउंड देखेंगे जिनमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन अकेला हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा, कि कहीं आप ढूंढो एक हाइड्रोजन एटम कहीं घूमता हुआ आवारगी में नज़र आएगा, नहीं आएगा। लेकिन हीलियम आपको अकेला नज़र आएगा, नियॉन नज़र आएगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन रखें तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन। यानी ऐसा नहीं होता है कि एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब अलग हो जाए। हाँ, इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत लेन देन होता है। देखिए, ड्यूरिंग रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन में बी एक्सचेंज्ड, इलेक्ट्रॉन का व्यापार होता है, उसको डिकम्पोजिशन नहीं कहते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। मेन जो खेल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में
बी एक्सचेंज्ड। उसके अलावा ना तो इलेक्ट्रॉन कहीं कोई निकलते हैं, ना प्रोटॉन पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना न्यूट्रॉन पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये एक हमें अपनी बात को समझ लेना है। डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, एग्ज़ाम में क्या पूछी जाती है डेफिनेशन, कौन पूछेगा आपसे एटम की डेफिनेशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए भैया एटम के बारे में। अगर आप एटम को नहीं जानोगे तो आप केमिस्ट्री नहीं जान पाओगे। तो मैंने आपको देखिए डेफिनेशन बताई। पहले तो मैं यही समझाऊं, बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल से भरा हुआ है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना। और फिर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर कहने के लिए है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उससे ज़्यादा बेसिक सेकंड चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो पहले देखिए यहाँ पहली चीज़ हम पढ़ते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। मैं शुरू में वैसे नहीं बताऊंगा जैसे बुक में दिया है, ये चैप्टर की पहली क्लास है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस इंट्रोडक्टरी क्लास को अच्छे से समझें। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम जिनके अंदर देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स which are found in each atom are called fundamental particles। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल जिनसे मिलकर एटम बना है, विच आर फाउंड इन ईच एटम, जो सभी एटम में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, 3। देखिए पहला पार्टिकल नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट में, हर एक एटम में ज़रूर पाए जाते हैं, इसलिए ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। अदर ग्रेटर देन 40 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नोन। जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एट्सेट्रा। क्योंकि इनका केमिस्ट्री से अब कोई रिश्ता नहीं रह गया। ये फिज़िक्स में आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे शायद क्लास 12th में। तो इन पार्टिकल का केमिस्ट्री के साथ कोई सीधा लिंक नहीं है, इसलिए ये धीमे धीमे हटा दिए गए। ठीक है, काफ़ी पार्टिकल्स होते हैं और पूरी फौज है एक, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हर एटम में पाए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब में पाए जाते हैं,
इसीलिए उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो हमें केमिस्ट्री में वी हैव टू फोकस ऑन ओनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और केमिस्ट्री का डॉन, केमिस्ट्री का हीरो, केमिस्ट्री का डॉन कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है केमिस्ट्री का डॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का नाम भी ध्यान से देखो तो उसमें भी डॉन झलकता है। इलेक्ट्रॉन है केमिस्ट्री का डॉन। समझ गए? केमिस्ट्री का भैया डॉन है ये। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में रोल नहीं है। मैं इनके बारे में आपको, देखिए क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है इसलिए इसकी जो पहली क्लास है वो मैं अपने हिसाब से बेसिक आपको समझाता हूँ। आप समझे तो कम से कम इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है। अच्छा, आप किताब के सीक्वेंस से चलोगे रट्टू तोता बन जाओगे, चैप्टर को समझ नहीं पाओगे। तो देखिए, अब मैंने लिखा, ये तो पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इनका सिंबल। इनका सिंबल क्या होगा? अभी प्रोटॉन का क्या सिंबल है? या तो भाई इसको मैं 1H1 लिखूं या फिर मैं इसको 1P1 लिखूं। दो में से हमें किसी तरीके से लिख सकता हूं। और कभी कभी तो H+ भी लिख दिया जाता है। हाइड्रोजन आयन भी प्रोटॉन ही है। न्यूट्रॉन को 0N1, इलेक्ट्रॉन को -1E0। ठीक है। अच्छा, इसको कभी कभी P+ भी लिख देते हैं, प्रोटॉन प्लस। इसको कभी कभी सिर्फ N लिख देते हैं, इसको कभी कभी E- लिख देते हैं। लेकिन अगर हम इनके पूरे सिंबल की बात करें, असल में ये और ये, अच्छे से इसको रट लो। इनके अंदर आपको जानकारियाँ छुपी हुई हैं। फिर हम उसके बाद लेते हैं इनका चार्ज लेते हैं, यूनिट चार्ज। फिर हम इसका लेते हैं मास AMU में, और वो अप्रॉक्स मास है। ये चार्ट बनाना, ये किसी बुक में नहीं कहीं मिलेगा। अप्रॉक्स मास, लगभग मास, किसमें? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। एक AMU या एक U इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम। एवोगैड्रो नंबर डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10⁻23। तो AMU का ग्राम के साथ ये सिंपल तरीका है, 1/Na निकाल सकते हो। चार्ज की बात करो, जो नीचे लिखा होता है वो चार्ज होता है, ऊपर लिखा होता है वो मास होता है। नीचे लिखा होता है चार्ज होता है +1 क्या? यूनिट। न्यूट्रॉन में नीचे क्या लिखा है? 0 भैया, 0। इलेक्ट्रॉन में क्या लिखा है? -1 यूनिट। और अप्रॉक्स मास AMU में 1, न्यूट्रॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का 0। आपको बुक में, कोई भी आप बुक खोलिए और देखिए, बुक में NCERT हो या फिर आपके पास कोई रिफ्रेशर हो, खोलिए, आपको चार्ट बना हुआ मिलेगा। लेकिन ये चार्ट नहीं मिलेगा, उसमें बड़ी बड़ी वैल्यू दी होंगी। लेकिन आपके लिए ये चार्ट बिल्कुल बेहतरीन है। सिर्फ ये आप याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, तो अब आपको बात इसका समझ में आ जाएगी।
देखिए बोर्ड पे जितना भी डिटेल लिखा है इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू टू लर्न। आप अभी तुरंत इसको याद कर सकते हो, बहुत ख़ास चीज़ें हैं। अब जैसे AMU है तो AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, इसका डिटेल हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, ठीक है। और वैसे एक AMU में इतने ग्राम होते हैं, इसको आप याद कर सकते हो। Na होता है एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, U होता है यूनिफाइड मास, है ना। जैसे किसी का नाम था जय किशन, उसने कहा यार नाम बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लो। उसने नाम लिख लिया अपना जय, जय किशन से बन गए जय। वक्त और बदला और आगे की पीढ़ी आई, अब जिसका नाम जय था उसने कहा यार जे वाई तो जे होता है तो सीधे जे लिख दो। उसने अपना नाम सिर्फ कर दिया जे, तो शॉर्ट होता चला गया टर्म। तो ए एटॉमिक मास यूनिट है, बाद में इसके लिए और शॉर्ट टर्म बना दिया गया यूनिफाइड मास। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इन सब के मास के लिए सुटेबल यूनिट है AMU। उसके लिए ग्राम, मिलीग्राम और छोटी यूनिट काम में नहीं आएगी, उनके लिए काम करेगा AMU। एक तो मैंने आपको AMU का रिलेशन दे दिया। अच्छा, 1 यूनिट चार्ज, मैं अभी इन चीज़ों में और डिटेल में भी आऊँगा, लेकिन मैंने बोला पहली क्लास स्पेशल क्लास है, बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, समय लगता है काफ़ी, तो इसलिए पहले एक बार समझ तो आना चाहिए चैप्टर को पढ़ें कैसे। तो 1 यूनिट चार्ज जो होता है हमारा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। इस वैल्यू पे हम फिर आएंगे, कैसे निकाली गई, किसने निकाली, किस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए निकाली। तो प्रोटॉन पे यही +1, इसी वैल्यू को भाई जो चार्ज जो निकाला गया इलेक्ट्रॉन पे वो वैल्यू ये निकली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके नेचर को नेगेटिव माना गया। चार्ज का नेचर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। एक चार्ज को पॉजिटिव लिया जाता है, एक को नेगेटिव लिया जाता है। चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं ये चीज़ मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव है। तो अभी इसके बारे में कोई डिटेल और लेने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको ये पहले डिटेल बताया। अब इस पे आऊँगा, ये जो टर्म लिखे हुए हैं इनका क्या मतलब है, तो इस पे मैं आऊँगा। नोट करते चला करो, नोट्स अगर नहीं बनाया सब गड़बड़। अच्छा, तो जैसे ये हमने इस बात को समझ लिया कि इसमें किस तरीके से हमको देखना है, और ये मैंने बताया था कि जो लिखा होता है टर्म उसमें नीचे की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है चार्ज को, ऊपर की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है मास को। इसको मैं ज़रूर एक आपको बताना चाहूँगा। और इस तरह की बात जो किताबों में नहीं मिलती है, जो मेरे मन को भाती है, उसके लिए मैं एक सिंबल यूज़ करता हूँ, विशेष, ठीक है। तो उसका देखिए मतलब ये है, जैसे कोई एक सिंबल लिखा है, एस सिंबल हो गया, एक वैल्यू नीचे लिखी है, एक वैल्यू ऊपर लिखी है। देखो एस हो गया हमारा सिंबल, जेड हो गया
एटॉमिक नंबर, ए हो गया मास नंबर। तो सवाल ये है, ये तो कोई सिंबल लिखा हो, जैसे पी लिखा है, ई लिखा है, एन लिखा है, सिंबल किसका? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और सब एटॉमिक पार्टिकल। कुछ मिलेगा नहीं किताबों में, पढ़ते चले जाओगे, ना कोई बताएगा ना मिलेगा कुछ इसके बारे में जो बताने जा रहा हूँ, तभी तो विशेष लिखा है। सिंबल और एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा, Z जो लिखा है, Z वैसे होता है एटॉमिक नंबर, और ए होता है, वो लिख दिया था मैंने उधर, मास नंबर। लेकिन भैया एटॉमिक नंबर तो एटम का होता है, एटम का नंबर एटॉमिक नंबर, और मास नंबर भी एटम का ही होता है। एटॉमिक नंबर भी एटम का होता है, मास नंबर भी एटम का ही होता है। तो अगर सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह में ये नंबर यूज़ किए जा रहे हैं तो उनका क्या मतलब है? अब हमने आपको ये लिख के दिया -1 E0, बोला व्हाट इज़ -1? आपने बोला कि भाई ये एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉन का, चटाक से दिया है। क्यों दिया चटाक से? अरे एटम है नहीं तो एटॉमिक नंबर का क्या मतलब हुआ? ये तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो नीचे की वैल्यू एटॉमिक नंबर और ऊपर की वैल्यू मास नंबर, ये बात फिट बैठती है किसके लिए? एलिमेंट्स के लिए। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नहीं होती है। तो मैं सबका एक कॉमन बात देता हूँ, देखो Z इक्वल टू P इक्वल टू E इक्वल टू चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से समझना, टोटल नेगेटिव। Z एटॉमिक नंबर होता है, ठीक बात है, लेकिन अगर सब एटॉमिक पार्टिकल है तो Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, Z का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अगर एटम है तो, और चार्ज सभी के लिए होता है, एटम के लिए भी, सभी के लिए। अच्छा, A क्या होता है? A मास नंबर होता है, ये तो P + N के बराबर होता है, और अप्रॉक्सीमेट मास इन AMU, AMU में उसका अप्रॉक्स मास भी होता है। ये जो आपको मैंने डिटेल बताई, ज़रा इसको समझिए। एग्जाम्पल हमने लिखा -1 E0, तो भैया ये हो गया आपका चार्ज। इसमें चार्ज कितना हुआ? -1 यूनिट, और ज़ीरो क्या हुआ? ये मास हुआ 0 AMU। एक्चुअल में 0.00, देखो असल में ये होता है 54 समथिंग, तो 0.00054 को हम ज़ीरो मानेंगे तो क्या बुरा करेंगे भाई? AMU में तो उसका वज़न 0 है, इलेक्ट्रॉन का मास एक्चुअल में नेग्लिजिबल ही होता है। अच्छा, बात को फिर समझिएगा। अब मान लीजिए हमने आपको लिखा 3Li7 लिखा। अब ये Li क्या है? एक हमारा एलिमेंट। तो देखिए Z इक्वल टू 3, Z ये एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने? 3, इलेक्ट्रॉन कितने? 3, टोटल चार्ज +3। अगर आप लिथियम में टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालोगे तो +3 यूनिट चार्ज आएगा।
और अगर माइनस चार्ज निकालोगे तो -3 यूनिट चार्ज आएगा। और ध्यान रखिए एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स आर न्यूट्रल होते हैं, नेट चार्ज ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनका जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। ये बहुत ज़रूरी है डिटेल जानना। मतलब नेट चार्ज ऑन एनी एटम इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इससे हमको पता चला 3 नंबर से क्या पता चल रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है, प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज +3 यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है तो +3 हो गया। इसके अंदर का नेगेटिव चार्ज भी -3 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो -3 हो गया। नेट चार्ज ज़ीरो क्यों हुआ? 3 प्रोटॉन ज़ीरो, 3 इलेक्ट्रॉन ज़ीरो। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे वो निकालते हैं। तो अब देखिए ऊपर की जो वैल्यू है वो मास नंबर है ए कितना हुआ? ए हुआ हमारा 7। ये किसके इक्वल हुआ? ये इक्वल हुआ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ये किसके इक्वल हुआ? सेम 7 AMU। अप्रॉक्स मास भी मिल गया आपको, लिथियम एटम का अप्रॉक्स मास 7 AMU। अब अगर P + N है 7 तो P कितना है? P आप निकाल चुके हो 3, तो न्यूट्रॉन कितना हुआ? न्यूट्रॉन हुआ 4। सारा मैंने देखिए डिटेल दे दिया है। तो ये इसको अब अच्छे से वर्किंग करना। इनमें कभी कभी आप लोग सिली मिस्टेक कर देते हो। अब एक बात समझिए, एक बात ये समझिए कि जो लिथियम हमारा है, एटम में एक तो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 3। जैसे आप ये स्ट्रक्चर बनाते होगे 10th में, 3p 4n, और इलेक्ट्रॉन 3 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,1 अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। अभी आप बोर का ही मॉडल लगाइए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री का दायरा, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये आपका ये बोहर्स मॉडल है। बोहर मॉडल में एटम को ऐसे बताया गया है, न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, कुछ NCERT में है, कुछ मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, तो उस पे हम आएंगे, लेकिन आगे की क्लासेस में आएंगे। बहुत सारी इस चैप्टर में क्लासेस होंगी, थोड़ी बहुत नहीं होती हैं, कई क्लासेस होती हैं। अच्छा, तो ये देखिए मेरा विशेष पॉइंट तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारा पॉइंट है हमको इसमें एटम के बारे में देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये 1808 में दी गई थी। और सबसे पहले डाल्टन ने ही एटम के बारे में बताया था। मतलब डाल्टन ने क्या बताया? कोई भी मटेरियल आप ले लो, कोई भी मैटर ले लो, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, छोटा होता जाएगा और तोड़ते जाओ। अल्टीमेटली तोड़ते तोड़ते आपको ऐसे पार्टिकल मिलेगा जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे, वही आपका एटम होगा।
डाल्टन ने अपनी जो थ्योरी में मेन बात बताई, एटम इज स्ट्रक्चरलेस एंटिटी, उसका अपना कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। अगर जॉन डाल्टन के हिसाब से चलें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर होना ही नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने 1808 में बताया, मतलब 213 213 ईयर्स हो चुके हैं बहुत लंबा अरसा है, आज भी इनका नाम जा रहा है। तो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने 1808 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, बाकी देखो ये मॉडल मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं, इसको मॉडल नहीं इसको कहना, ठीक है, ये इसके बारे में मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए ये आपको दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है खुद। उसके बाद अब हम आते हैं एटॉमिक मॉडल्स में। यहाँ से एक समय जब आया तो एटॉमिक मॉडल्स दिए गए थे, और एटॉमिक मॉडल से, क्योंकि एक वक्त आया तो समझ में आया कि जॉन डाल्टन की तरह लगभग जॉन डाल्टन के 90 साल बाद, लगभग क्या एग्जैक्टली 90 साल बाद, यानी कि 1898 में थॉमसन ने सबसे पहले अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो जो मॉडल की शुरुआत हुई, पहला है आपका थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, और टाइम था 1898। 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, तो ये मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, पढ़ा दूंगा, ज़रा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है मॉडल। दूसरे नंबर पे मतलब उनका मॉडल चला एक लेवल तक, फिर नहीं कामयाब हुआ, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कब दिया है जानने की ज़रूरत नहीं, प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पे बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, बहुत कामयाब मॉडल है और आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ये दो मॉडल हल्का फुल्का पढ़ना है, मेन फोकस करना है बोर एटॉमिक मॉडल पे। उसके बाद आया समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। समरफील्ड एटॉमिक मॉडल कहीं झलक नहीं, ना कहीं नाम मिलता है, होना चाहिए, इनको भी नोबेल प्राइज़, ये सब नोबेल प्राइज़ पाए थे ये सब। कोई पूछे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसको मिला, लाइन से सबका नाम बता दो। और पाँचवें नंबर पे जो आज का मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल, वो दिया गया 1926 में, अभी 100 साल पूरे नहीं हुए हैं। ये मॉडल है जो 1926 से लेकर आज भी चला आ रहा है। इस मॉडल में कहीं पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। द मॉडल इज़ स्टिल वैलिड, आज भी ये मॉडल पूरी तरह से वैलिड है। ये मॉडल ही हमको लेके चलना है 11 से लेके 12th तक एंड सो ऑन, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ये मॉडल लेके चलना है। इस पे मैंने निशान क्यों लगाया, ये आपका मॉडल जो है सिलेबस में नहीं है, और ये आपका बेस्ट एंड लेटेस्ट। तो ये हमको मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, तो उसको एक एक करके मैं पढ़ाऊँगा, ये दोनों पढ़ाऊँगा। फिर बोर के मॉडल में तो बहुत डिटेल है, न्यूमेरिकल वगैरह है, समरफील्ड पढ़ना नहीं है, और श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल सारी मॉडर्न थ्योरी को कवर करता है। तो देखिए ये तो हम लोग को इसमें ये मॉडल्स के बारे में भी पढ़ना होता है। अब उसके बाद इन ये मॉडल जो आए तो ऐसे कैसे आए, कुछ डिस्कवरीज हुई, कुछ खोज हुई, नई नई जानकारियाँ मिली,
तो ये मॉडल आए। तो कुछ डिस्कवरीज के बारे में भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिस्कवरीज। कौन कौन सी डिस्कवरी पढ़नी है? कुछ मैं बताऊंगा, कुछ मैं नहीं भी बताऊंगा, लेकिन हाँ, आपकी कॉपी में एक लिस्ट बननी चाहिए किन डिस्कवरी पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले आया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फिर हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। उसके बाद हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे बाद में हुई 1932 में, सबसे बाद में। और इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई 1897 में, 1897 में। इससे ठीक 100 साल पहले यानी 1797 में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। और आज जो मतलब इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए केमिस्ट्री को, तो वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। ये आपका न्यूट्रॉन है, सबसे बाद में खोजा गया, 1932 में खोजा गया। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए इसमें दिक्कत हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरीज के बारे में 9th-10th क्लास में रहता है ज़्यादातर, लेकिन सबके बारे में थोड़े थोड़े कुछ कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो मैं पढ़ाऊँगा। इनकी डिटेलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी डिटेलिंग पढ़ाएगा उसका मतलब उसको चैप्टर में अच्छी चीज़ें आती नहीं हैं, वो पुरानी घिसी पिटी रटंत विद्या को लेके चलता है। बुक में दिया हुआ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आज पहली क्लास में इतना ही। जय हिंद।